नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के अंतरिक्ष सपनों की, जो अब हकीकत के काफी करीब लग रहे हैं। जी बिल्कुल। 40 साल से ज्यादा हो गए और अब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं आईएसएस मतलब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक्सियोम मिशन 4 पर। हाँ, ये वाकई एक ऐतिहासिक पल होने वाला है। और ये तो बस एक शुरुआत है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS उसके पहले मॉड्यूल का मॉडल भी दिखाया गया। मतलब भविष्य तेजी से आ रहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक दो खबरें नहीं है, ये दिखाता है कि भारत की जो अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं हैं उनमें एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है। इसरो की यात्रा तो हमेशा से कमाल की रही है, पर अब जो आगे की योजनाएं हैं वो और भी ज्यादा बड़ी और कह सकते हैं परिवर्तनकारी लग रही हैं। हाँ, तो आज हम इन्हीं पर गहराई से बात करेंगे। अपना स्पेस स्टेशन बैस, इसरो इसे कैसे बनाएगा, क्या कदम उठा रहा है, और वो बड़ा सपना विजन 2047। और जानकारी के लिए हमने सरकारी रिपोर्ट्स, न्यूज़ आर्टिकल्स, यहाँ तक कि कुछ ऑनलाइन स्पेस कम्युनिटीज की चर्चाओं को भी देखा है। बढ़िया। तो चलिए खोलते हैं इसरो के इस फ्यूचर प्लान को। समझना मजेदार होगा कि कल का भारत स्पेस में कैसा दिखने वाला है और रास्ता क्या है वहां तक पहुंचने का। हाँ, और हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि प्लान क्या है, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है, ये टेक्नोलॉजी क्यों जरूरी है, भारत को क्या मिलेगा और दुनिया में भारत की जगह कैसे बदल रही है। काफी कुछ है बात करने को। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसरो के उस चीज से जिसकी दुनिया दीवानी है, कम पैसे में बड़ा काम। हाँ, फ्रूगल इंजीनियरिंग। बिल्कुल। चंद्रयान हो या मंगलयान, जिस बजट में इसरो ने ये किया है वो नासा जैसी एजेंसीज के लिए शायद सोचना भी मुश्किल हो। सही कहा। अगर आप देखें तो इसरो का अब तक का कुल खर्च शायद नासा के एक साल के बजट से भी कम होगा। इसरो का सालाना बजट कोई $1.6 बिलियन के आसपास है। और नासा का $25 बिलियन। हाँ, करीब करीब उतना। तो ये फर्क दिखाता है कि इसरो कितने किफायती तरीके से काम करता है। और इसका इकोनॉमी पर भी असर है ना। बिल्कुल है। ये सिर्फ पैसे बचाना नहीं है। स्टडीज बताती हैं कि स्पेस सेक्टर में लगाया गया हर ₹1 इकोनॉमी में करीब ₹2.5 का रिटर्न देता है। अच्छा। हाँ, तो ये सिर्फ रॉकेट उड़ाना नहीं है, इससे हाईटेक जॉब्स बनती हैं, नई इंडस्ट्रीज खड़ी होती हैं। ये देश के विकास का एक इंजन है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है ये। और हाल की जो सफलताएं मिली हैं उनसे तो रफ्तार और बढ़ गई होगी। चंद्रयान 3 की साउथ पोल लैंडिंग और प्रज्ञान रोवर ने सल्फर कंफर्म किया वहां। जी, वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। और आदित्य L1 सूर्य मिशन, वो भी कमाल का काम कर रहा है। हाल ही में वो सोलर फ्लेयर के एक कर्नल की तस्वीर आई थी, अद्भुत। हाँ, मैंने देखी थी। और एक और चीज है जिस पर शायद उतना ध्यान नहीं गया, वो है स्पैडेक्स प्रयोग, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा, हाँ, डॉकिंग। हाँ, इस एक्सपेरिमेंट की सफलता ने भारत को दुनिया का चौथा देश बना दिया जिसके पास स्पेस में 2 ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने की क्षमता है। चौथा देश? जी, और ये कोई छोटी बात नहीं है। स्पेस स्टेशन के लिए ये टेक्नोलॉजी रीढ़ की हड्डी है। मॉड्यूल जोड़ने हो, सप्लाई भेजनी हो, क्रू ट्रांसफर करना हो, सब में डॉकिंग चाहिए। इसके बिना स्पेस स्टेशन नहीं बन सकता। तो यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सफलताएं, ये सब कहीं ना कहीं हमें गगनयान की तरफ ले जाती हैं। बिल्कुल, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन। हम सब ने उन 4 पायलट्स के चेहरे देखे हैं। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। जी, देश के हीरो। और हाल ही में वो इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट भी सफल रहा। क्रू मॉड्यूल का पैराशूट सिस्टम टेस्ट हुआ, सेफ्टी के लिहाज से बहुत जरूरी। हाँ, गगनयान की पहली मानव उड़ान अब 2027 की पहली तिमाही में प्लान की जा रही है। पहले से थोड़ा आगे खिसका है। लेकिन गगनयान को सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना नहीं समझना चाहिए, यह उससे बहुत ज्यादा है। ये असल में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS के लिए एक, आप कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है। कैसे? देखिए, एस्ट्रोनॉट्स के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जिसे ECLSS कहते हैं, क्रू को सुरक्षित वापस लाने की तकनीक, ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करना, ये सब जो गगनयान के लिए बन रहा है वो सीधे BAS में काम आएगा। तो गगनयान एक तरह से BAS की नींव रख रहा है। अच्छा, तो अब आते हैं सीधे उस बड़े सपने पर, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS। अगस्त में जो मॉडल दिखाया गया BS-01, जी, वो पहला मॉड्यूल होगा। पहला मॉड्यूल करीब 3.8 मीटर डायामीटर,
8 मीटर लंबा और 10 टन वजन का। ये तो बस शुरुआत है। पूरा स्टेशन तो 5 मॉड्यूल्स का होगा, है ना? कुल वजन 52 टन। हाँ, लगभग 52 टन। और ये पृथ्वी से 400-450 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट करेगा। इसमें 3 से 4 क्रू मेंबर रह सकेंगे, काम कर सकेंगे। टाइमलाइन क्या है इसकी? मतलब कब तक ये बन जाएगा? प्लान तो ये है कि पहला मॉड्यूल BAS-1 2028 में लॉन्च हो और पूरा स्टेशन 2035 तक ऑपरेशनल हो जाए। 2035 मतलब अगले दशक के मध्य तक। वाह! सोचिए, स्पेस में भारत का अपना परमानेंट एड्रेस। इसमें कौन सी खास टेक्नोलॉजीज यूज होंगी? सुना है स्वदेशी पर बहुत फोकस है। बिल्कुल, स्वदेशी यहाँ मतलब मिशन का आधार है। भारत में बना हुआ ECLSS होगा। ये सिस्टम हवा, पानी, तापमान सब मेंटेन करता है एस्ट्रोनॉट्स के लिए। स्पेस स्टेशन का दिल है ये। फिर भारत का अपना डॉकिंग सिस्टम BDS और बर्थिंग मैकेनिज्म BBM, ये मॉड्यूल या स्पेसक्राफ्ट को जोड़ने के काम आते हैं। इनका स्वदेशी होना मतलब हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। सही बात है। पावर के लिए फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी टेस्ट हो चुकी है। एक रोबोटिक आर्म भी टेस्ट हुई है जो स्टेशन के बाहर के काम करेगी। तो ये सब भारत की आत्मनिर्भरता दिखाता है। और इसका मकसद क्या होगा? सिर्फ वहां रहना या कुछ रिसर्च वगैरह भी होगी? नहीं, ये एक प्रॉपर साइंस लैब होगी। माइक्रोग्रेविटी में मतलब बहुत कम गुरुत्वाकर्षण में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होंगे जो धरती पर मुमकिन नहीं, जैसे लाइफ साइंसेज में नई दवाइयां बनाने में, नए मटेरियल्स बनाने में। अच्छा। सोचिए, ऐसी दवाएं या मटेरियल जो सिर्फ स्पेस में बन सकें। ये नई टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करने का एक प्लेटफॉर्म भी होगा। और इसरो चीफ S सोमनाथ जी ने तो इसे और भी आगे से जोड़ा है। हाँ। उन्होंने कहा है कि बेस भविष्य में चंद्रमा पर जाने वाले मिशनों के लिए एक तरह से लॉन्च पैड या स्टेजिंग पॉइंट का काम भी कर सकता है। अरे वाह! मतलब ये सिर्फ LEO तक सीमित नहीं है, आगे की डीप स्पेस मिशन से भी जुड़ा है। जी हाँ, ये एक लंबी सोच का हिस्सा है। लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इसके लिए पैसा, सरकारी सपोर्ट है? हाँ, ये जरूरी सवाल है। और अच्छी खबर यह है कि सितंबर 2024 में कैबिनेट ने BAS-1 मॉड्यूल को मंजूरी दे दी है। अच्छा। इसे एक्सटेंडेड गगनयान प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है, जिसका कुल बजट अब बढ़ाकर करीब 20,193 करोड़ कर दिया गया है। तो सरकार पूरी तरह से कमिटेड है। इसमें सिर्फ BAS-1 नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म ह्यूमन मिशन के लिए जरूरी और भी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशंस शामिल हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे देश इंटरेस्टेड हैं? कोई कोलैबोरेशन? हाँ, वो भी हो रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के साथ पार्टनरशिप चल रही है। डॉकिंग सिस्टम को कंपैटिबल बनाने पर काम हो रहा है, ताकि उनके यान हमारे स्टेशन से जुड़ सकें। बिल्कुल। और आगे चलकर शायद उनके एस्ट्रोनॉट्स भी बेस पर आएं, कार्गो डिलीवरी में मदद हो, ऐसी बातें चल रही हैं। नासा ने भी इंटरेस्ट दिखाया है, खासकर भारत के स्पेस स्टेशन प्लान्स में सहयोग के लिए। तो दुनिया देख रही है कि भारत अब क्या कर रहा है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुश्किलें भी होंगी, चुनौतियां तो हैं, बिल्कुल हैं। और इसरो इस बात को जानता है। एक बड़ी चुनौती है हमारे रॉकेट की लॉन्च कैपेसिटी। अभी जो सबसे पावरफुल रॉकेट है LVM-3, वो लो अर्थ ऑर्बिट में करीब 10 टन ले जा सकता है। अच्छा, इसीलिए पहला मॉड्यूल 10 टन का है? हाँ, उसी लिमिट में डिजाइन किया गया है। इसी वजह से कुछ ऑनलाइन फोरम्स पर, जैसे रेडिट पर, लोग BAS-1 की तुलना चीन के शुरुआती स्पेस लैब्स तियांगोंग 1 और 2 से कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि चीन ने भी छोटे छोटे स्टेप्स लिए थे। पहले छोटी लैब भेजी, फिर उसे बड़ा किया। तो शायद भारत भी यही अप्रोच अपना रहा है, एक बार में विशाल स्टेशन बनाने के बजाय धीरे धीरे क्षमता बढ़ाना। ये प्रैक्टिकल लगता है। और दूसरी चुनौतियां? इंडस्ट्री को तैयार करना, स्पेस ग्रेड कंपोनेंट्स बनाने के लिए सप्लाई चेन मजबूत करना, और जाहिर है इतने बड़े प्रोजेक्ट की कॉस्ट और उससे मिलने वाले रिटर्न का बैलेंस साधना। ये सब चुनौतियां हैं जिन पर काम चल रहा है। तो अगर हम इस सब को विजन 2047 के फ्रेमवर्क में रखें, मतलब भारत जब आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तब स्पेस में कहाँ होगा? इस बड़े विजन में क्या-क्या है? विजन 2047 एक तरह से भारत का स्पेस में अमृत काल का रोड मैप है। ये सिर्फ स्पेस स्टेशन तक नहीं रुकता, इसमें और भी बड़े लक्ष्य हैं, जैसे 2035 तक BS पूरी तरह से ऑपरेशनल, 2040 तक भारतीय एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजना और वापस लाना। चांद पर? जी हाँ, शुक्र ग्रह के लिए मिशन भेजना, शुक्रयान।
और इन सब को मुमकिन बनाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV या LMLV बनाना। ये NGLV या LMLV क्या है और ये इतने जरूरी क्यों? ये भविष्य के बाहुबली रॉकेट होंगे, सुपर हेवी लिफ्ट व्हीकल, खास तौर पे LMVV मतलब लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल। ये LVM-3 से कई ज्यादा ताकतवर होगा। इसरो के मुताबिक ये करीब 40 मंजिला इमारत जितना ऊंचा हो सकता है। 40 मंजिला? हाँ, ये करीब 80 टन LEO तक और 27 टन चांद के रास्ते पर ले जा सकेगा। ये कैपेसिटी चाहिए होगी बेस के बड़े मॉड्यूल्स लॉन्च करने के लिए और चांद पर इंसान भेजने के लिए। इसके बिना वो बड़े सपने पूरे नहीं हो सकते। इसे 2035 तक बनाने का लक्ष्य है। सच में ये तो साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। ये सब होगा कैसे? मतलब कोई पॉलिसी सपोर्ट है इसके पीछे? हाँ बिल्कुल, सिर्फ हवा में बातें नहीं है। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 आई है, वो एक बड़ा कदम है। उसने प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए हैं। 100% FDI अलाउ कर दिया है स्पेस सेक्टर में। 100%? जी, आयन स्पेस नाम की एक बॉडी बनी है जो प्राइवेट कंपनियों को रेगुलेट करती है, उन्हें इसरो की फैसिलिटीज यूज करने में मदद करती है। NSIL और एंट्रिक्स जैसी कमर्शियल आर्म्स पहले से काम कर रही हैं और नतीजा आज भारत में 328 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स हैं। 328 से ज्यादा? हाँ, तो ये पूरा इकोसिस्टम बदल रहा है और यही बदलाव इस विजन को हकीकत बनाने में मदद करेगा। चंद्रयान 4 का भी जिक्र था बीच में, वो भी इसी विजन का हिस्सा है। एकदम। चंद्रयान 4 चांद से सैंपल वापस लाएगा। इसमें जापान की स्पेस एजेंसी JAXA भी साथ है। ये मिशन न सिर्फ हमें चांद के बारे में और जानकारी देगा, बल्कि ये 2040 के ह्यूमन मून मिशन के लिए टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस हासिल करने में भी मदद करेगा। हर मिशन अगले बड़े मिशन की तैयारी है। सही है। अब वापस आते हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के ISS मिशन पर। इसका रणनीतिक महत्व क्या है? सिर्फ एक और एस्ट्रोनॉट को भेजना तो नहीं है ये? बिल्कुल नहीं। 40 साल बाद कोई भारतीय स्पेस में जा रहा है, वो भी ISS पर, पहला भारतीय। ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है वो एक्सपीरियंस जो वो वहां लेंगे। वो वहां इसरो और नासा के लिए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जैसे माइक्रोग्रेविटी में खाने लायक माइक्रो एल्गी और साइनोबैक्टीरिया उगाना, स्पिरुलिना जैसे। अच्छा, स्पेस फार्मिंग कह सकते हैं। और टार्डिग्रेड्स पर स्पेस के असर को स्टडी करना। ये सब एक्सपेरिमेंट्स फ्यूचर के स्पेस हैबिटेट्स के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाने में काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात, शुक्ला जी को स्पेस फ्लाइट ऑपरेशंस का, माइक्रोग्रेविटी में रहने का, इमरजेंसी से निपटने का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ, वो तो किताबों से नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और ये अनुभव गगनयान क्रू के लिए, BIS मिशन कंट्रोल के लिए अमूल्य होगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि इसरो, जो अपनी कम लागत वाली इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता था, अब एक बहुत क्लियर और बड़े रोड मैप के साथ आगे बढ़ रहा है, अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा है और ग्लोबल स्टेज पर एक बड़ा प्लेयर बनने की तैयारी में है। एकदम सही कहा। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये हो कैसे रहा है। एक तरफ पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर जोर है, आत्मनिर्भरता, और दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स भी हो रही हैं। हाँ, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। आत्मनिर्भर भारत और वसुधैव कुटुंबकम का एक अनूठा मिश्रण दिख रहा है स्पेस सेक्टर में। BAS की तरफ ठोस कदम उठाए जा चुके हैं, टेक्नोलॉजी टेस्ट हो रही है, मॉड्यूल डिजाइन बन रहे हैं, फंडिंग आ गई है और विजन 2047 रास्ता दिखा रहा है। भारत का अंतरिक्ष भविष्य वाकई बहुत रोमांचक लग रहा है। ये सिर्फ साइंटिस्ट या इंजीनियर्स के लिए नहीं, हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। जी। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, सोचिएगा जरूर। 2035 के आसपास जब BS ऑपरेशनल होगा, उसी टाइम के आसपास पुराना ISS शायद रिटायरमेंट के करीब होगा या फिर काफी हद तक कमर्शियल हो चुका होगा। हाँ, ये संभव है। तो उस स्थिति में BS यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट में इंटरनेशनल कोऑपरेशन को और शायद पावर बैलेंस को भी कैसे बदल सकता है? ये आने वाले दशक का एक बड़ा सवाल हो सकता है। बिल्कुल, एक बहुत जरूरी सवाल है ये, और इस पर दुनिया की नजरें जरूर रहेंगी। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद। जय हिंद।